नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवालकर। स्वागत है सीरीज वीडियो ऑफ हाइपरटेंशन। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में मैंने डिटेल में व्हाट इज हाइपरटेंशन, साइन सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में मैं डिटेल में हाइपरटेंशन की दवा मेडिसिन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 4 में मैं ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज पार्ट 5 में मैं मैनेजमेंट पार्ट 2 हाइपरटेंशन में हाउ टू स्टार्ट मेडिसिन फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट, एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट में आप दवा कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट और ब्लड प्रेशर की दवा स्टार्ट करना, कौन सी मेडिसिन देनी है, किस ग्रुप की मेडिसिन देनी है, किस टाइप की मेडिसिन देनी है, कितनी डोज में देनी है, ये डिपेंड करता है। फर्स्ट, बीमारी कैसी है। सेकंड, ब्लड प्रेशर कब से है। थर्ड, ब्लड प्रेशर किस तरह का है। फोर्थ, पेशेंट को और कौन सी बीमारी है। फिफ्थ, पेशेंट को कौन सा मेडिसिन सूट करेगा, इत्यादि इत्यादि देखते हुए ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि वो कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करे, कितनी डोज में वो स्टार्ट करे और साथ में कौन सी मेडिसिन दे। क्योंकि जब मैं ड्रग्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहा था तो उसका इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, कंट्रा इंडिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया था। जब मैं मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहा था तो उस समय मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में कैसे मेडिसिन स्टार्ट करना है उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं मेडिसिन कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ गाइडलाइन है कि मेडिसिन कैसे स्टार्ट करें। आइए इस गाइडलाइन को समझते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। अगर डायग्नोसिस हो गया है कि आप ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो जनरली सबसे पहले ACE इनहिबिटर्स और ARB ब्लॉकर से स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में पता चल गया होगा, जितना भी सफिक्स दवा के अंत में प्रिल लगा रहता है वो ACE इनहिबिटर्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रेमिप्रिल। और ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जितनी भी दवा सफिक्स सार्टन लगा रहता है, दवा के अंत में सार्टन लगा रहता है, जैसे टेलमिसार्टन, लोसार्टन, ओल्मिसार्टन, वो ARB है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। पहले इन्हीं दोनों में से स्टार्ट करें, बेटर है ARB स्टार्ट करें और स्टार्ट विथ लो डोज से स्टार्ट करें। फिर पेशेंट के BP को देखते हुए उसे दिन में 2 बार करें। अगेन फिर BP को टाइट्रेट करते हुए डोज को बढ़ाएं। पहले आप लो डोज में स्टार्ट करें, फिर आप दिन में 2 बार कर सकते हैं और BP को टाइट्रेट करें। उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, कंट्रोल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे दिन में BD दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। जब आप मैक्सिमम डोज के करीब या मैक्सिमम डोज पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी BP कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऐड करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ARB में टेलमिसार्टन स्टार्ट करते हैं तो पहले टेलमिसार्टन 20 मिलीग्राम लो डोज से स्टार्ट करें और धीरे धीरे डोज को बढ़ाएं। अच्छा होगा कि पहले इवनिंग या नाइट से स्टार्ट करें, तब मॉर्निंग में जब ज़रूरत पड़े तो ऐड करें।
क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सर्ज ऑफ इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर जनरली 6 to 9 AM में बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सुबह सुबह ही हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसलिए अगर आप नाइट या इवनिंग में स्टार्ट करेंगे तो सुबह आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप टेलमिसार्टन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग लो डोज 20 मिलीग्राम एंड मैक्सिमम डोज 80 मिलीग्राम पर डे है। जब आप 80 मिलीग्राम के करीब या 80 मिलीग्राम पर डे तक पहुंच जाने के बावजूद भी अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऐड करें। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब आफ्टर 1 मंथ ऑफ फॉलो अप, 1 महीने के बाद ACE ARB ग्रुप का मेडिसिन से बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड करें। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, सिलिडिपिन, डिल्टियाजेम, वेरापामिल जैसी मेडिसिन आती है। उसी तरह लो डोज में मेडिसिन स्टार्ट करें और धीरे धीरे डोज को बढ़ाएं। अगर बीपी कंट्रोल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जब मैक्सिमम डोज के करीब या मैक्सिमम डोज पहुंचने के बावजूद भी बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऐड करें, जैसे कि डायरेटिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर आप एम्लोडिपिन चॉइस करते हैं तो एम्लोडिपिन का स्टार्टिंग लो डोज 5 मिलीग्राम एंड मैक्सिमम 10 मिलीग्राम पर डे, मतलब फॉलो अप आफ्टर 1 to 3 मंथ, 1 से 3 महीने के बाद अगर फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं है तो थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिसिन डायरेटिक्स ऐड करें। जैसा कि पिछले वीडियो में डिटेल में डायरेटिक्स के बारे में बताया था, अगर क्लोरथेलिडायोन और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड 6.25 to 12.5 मिलीग्राम लो डोज में स्टार्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग और आफ्टरनून में दें, नाइट में नहीं दें, अदरवाइज ज़्यादा पेशाब के कारण नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। डायरेटिक्स के मैक्सिमम डोज से भी अगर बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो इसका मतलब पेशेंट को रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन है। पिछले वीडियो में मैं रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है, 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ मेडिसिन देने के बावजूद, जिसमें एक मेडिसिन डायरेटिक्स होने के बावजूद भी बीपी कंट्रोल नहीं है तो उसे रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। तीनों ग्रुप ऑफ मेडिसिन के बावजूद भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स लाइक स्पाइरोलैक्टोन ऐड करें। अगर अभी भी बीपी कंट्रोल नहीं हो तो दूसरी दवा अल्फा ब्लॉकर्स लाइक प्राजोसिन ऐड करें या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट लाइक इपिरोनॉन या सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स क्लोनोडिन और या अल्फा 2 एगोनिस्ट मिथाइल डोपा और मेनी अदर ड्रग्स ऐड कर सकते हैं। सम जनरल टिप्स। फर्स्ट, दिस इज जनरल गाइडलाइन, लेकिन मेडिसिन के चॉइस डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। जैसे अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर लेग में स्वेलिंग हो रहा हो तो सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के जगह आप डायरेटिक्स ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, मोनोथेरेपी में ACE इनहिबिटर्स और ARB इज बेस्ट। डुअल थेरेपी अगर 2 ड्रग यूज कर रहे हैं तो ACE इनहिबिटर्स और ARB प्लस साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स इज बेस्ट। अगर आप ट्रिपल थेरेपी 3 दवा का यूज कर रहे हैं तो ACE इनहिबिटर्स और ARB प्लस साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्लस डायूरेटिक्स और
चाहे तो बीटा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स प्लस अल्फा ब्लॉकर्स यूज करने से अच्छा है। थर्ड, जनरली बीटा ब्लॉकर्स को डायरेटिक्स के साथ ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर मास्क हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ के पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उसका सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हाइपोग्लाइसीमिया में पाल्पिटेशन, ट्रिमर होता है तो वो सिम्टम्स बीटा ब्लॉकर अगर यूज करते हैं तो उभर कर नहीं आता है। फोर्थ, जनरली ऐसा देखा गया है अगर बीपी 20/10 को घटाना है तो जनरली एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन चलेगा, लेकिन अगर 60 mm 60 mm तक घटाना है ब्लड प्रेशर को तो उसमें एक मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, उसमें 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ ड्रग। ब्लड प्रेशर वाले मरीज में इन सारी बीमारी में ब्लड प्रेशर की ये मेडिसिन अच्छी काम करती है, उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वही चॉइस होती है। जैसे फर्स्ट, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स जनरली हम अगर कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, एल्डरली पेशेंट, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अगर सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किडनी स्टोन, हार्ट फेल्योर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, अगर हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन सही है और उसके बावजूद भी हार्ट फेल्योर का पेशेंट है तो उसमें डायरेटिक्स अच्छा काम करता है। स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, टीआई में ये अच्छा काम करता है। सेकेंड, बीटा ब्लॉकर्स। जनरली हार्ट फेल्योर विथ डिक्रीज्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, वैसे हार्ट फेल्योर के पेशेंट जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन घट गया है उसके आउटकम को बढ़ाने के लिए बीटा ब्लॉकर अच्छा यूज होता है। पोस्ट एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद, हार्ट अटैक के बाद, एंजाइना, टेकीआरिथमिया, अगर आपका पल्पिटेशन, हार्ट का धड़कन बढ़ गया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, सर्टन अरिथमिया, कुछ तरह का अरिथमिया, हार्ट मसल्स एबनॉर्मलिटी, हार्ट फेल्योर, एंजाइटी, एओर्टिक डिजीज में बीटा ब्लॉकर अच्छा काम करता है, उसमें हम बीटा ब्लॉकर को प्रेफर करते हैं। थर्ड, अल्फा ब्लॉकर्स। अगर ब्लड प्रेशर के साथ बीपीएच, प्रोस्टेट प्रॉब्लम है तो प्राजोसिन जो है अच्छा काम करता है। फोर्थ, एसीई इनहिबिटर्स और एआरबी, ये जनरली हम उसमें प्रेफर करते हैं अगर सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में है तो हम इसे प्रेफर करते हैं। एक्सेप्ट स्टेज 4, अगर क्रॉनिक डिजीज स्टेज 4 में है तो हम इसे यूज नहीं करते। रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, अगर किडनी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, प्रोटीनूरिया, एल्बिन्यूरिया, अगर पेशाब में प्रोटीन लीकेज हो रहा है, एल्ब्यूमिन लीकेज हो रहा है, डायबिटीज के पेशेंट को प्रिवेंट किडनी डिजीज को बचाने में, उसके कॉम्प्लिकेशन को बचाने में, हार्ट फेल्योर के केस में, स्ट्रोक के केस में, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में, डिक्रीज रिस्क ऑफ सर्टेन वैस्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज विथ पोस्ट एमआई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर का डिसफंक्शन कम है, पोस्ट एमआई के केस में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केस में हम एसीई इनहिबिटर्स और एआरबी को हम प्रेफर करते हैं, इसको चॉइस देते हैं। लेकिन ये जनरली कंट्रा इंडिकेशन है, ध्यान देना है, प्रेगनेंसी, बायलैटरल रीनल स्टेनोसिस, हाइपरकैलेमिया के केस में नहीं देते हैं। फिफ्थ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जनरली हम प्रीफर करते हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। इंक्रीज जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने में, एल्डरली पेशेंट में, एंजाइना में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, किडनी सर्वाइवल के केस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। या इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर वाले मरीज को साथ में इस तरह का प्रॉब्लम हो तो इस ग्रुप की मेडिसिन इज़ द बेस्ट चॉइस। हम
उसे इस टाइप के ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को प्रेफर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक के बाद इस्कीमिक हार्ट डिजीज में कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स लाइक कार्बिडिलॉल, रेमिप्रिल, बिसोप्रोलोल, बेजिप्रिल, ये सब दवा को हम प्रेफर करते हैं। ये रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट को घटाता है। सेकेंड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज विथ स्टेबल एंजाइना है तो हम बीटा ब्लॉकर नाइट्रेट को प्रेफर करते हैं। थर्ड, अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज विथ पोस्ट एमआई है तो एसीई इनहिबिटर्स और एआरबी और बीटा ब्लॉकर्स को हम प्रेफर करते हैं। फोर्थ, एंजाइटी के केस में हम बीटा ब्लॉकर को प्रेफर करते हैं। फिफ्थ, अगर एस्मेटिक पेशेंट है, साथ में अरिदमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो हम उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन लाइक दवा जैसे कि डिल्टियाजिम, वेरपामिल लाइक दवा को हम प्रेफर करते हैं। सिक्स्थ, अगर हमको ऑकुलर प्रॉब्लम है, रेटिनोपैथी जैसी प्रॉब्लम है, तो हम एसीई इनहिबिटर्स और एआरबी को प्रेफर करते हैं। सेवंथ, अगर प्रेगनेंसी का केस है तो अल्फा मिथाइल डोपा, लेविटोलॉल जैसी ड्रग को हम प्रेफर करते हैं। एट्थ, अगर बीपीएच है तो हम अल्फा ब्लॉकर्स, प्राजोसिन जैसी दवा को हम प्रेफर करते हैं। नाइन्थ, अगर सीकेडी है तो हम एसीई और एआरबी जैसी दवा को हम प्रेफर करते हैं। रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन है, प्रोटीन्यूरिया है, एल्बिन्यूरिया हो रहा हो तो हम इसे यूज करते हैं, लेकिन वो सीकेडी अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में हो तभी, स्टेज 4 में हम इसे यूज नहीं करते हैं। 10th, अगर डायबिटीज के केस में एसीई इनहिबिटर्स और एआरबी जो है इज गुड चॉइस। अगर किडनी प्रॉब्लम को घटाना है, रेटिनल कॉम्प्लिकेशन को घटाना है तो एसीई इनहिबिटर्स और एआरबी इज द गुड चॉइस। अगर गठिया का प्रॉब्लम है तो थाइजाइड जो है उसको केस को बिगाड़ता है, उस केस में लोसार्टन जो है डिक्रीजेस सीरम यूरिया। 12th, किडनी स्टोन है तो थाइजाइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज गुड। 13, अगर हार्ट ब्लॉक है तो बीटा ब्लॉकर एंड नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन लाइक वेरपामिल, डेल्टियाजिम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देनी चाहिए। अगर पेशेंट फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा अगर हार्ट ब्लॉक है तो ये सब ग्रुप ऑफ ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स है, नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि डेल्टियाजिम, वेरपामिल है, ये नहीं देनी चाहिए। 14, हार्ट फेल्योर, साथ में अगर इजेक्शन फ्रैक्शन उसका प्रिजर्व है तो डायरेटिक्स इज बेस्ट। हार्ट फेल्योर, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन घट गया है तो बीटा ब्लॉकर इज बेस्ट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नॉट रिकमेंडेड इन हाइपरटेंशन विथ डिक्रीज्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन घट गया है तो उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं। 15th, एरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 16, डायबिटीज के केस में एसीई इनहिबिटर्स और एआरबी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 17, स्ट्रोक के केस में एसीई इनहिबिटर्स और एआरबी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 18th, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केस में एसीई और एआरबी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई थिंक मैंने डिटेल में ब्लड प्रेशर के बारे में, उसके मेडिसिन, उसके मैनेजमेंट, उसके ट्रीटमेंट के बारे में हर एंगल से मैं बता दिया। अगर मन में कुछ क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री का नॉलेज चाहते हैं यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंच पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।